स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में है। आप सभी का स्वागत है कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में। आज हम आपके सामने जो सामाजिक विज्ञान अध्ययन की जो शिक्षण विद्या चल रही थी, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की शिक्षण विद्या कह लीजिए, चाहे सामाजिक अध्ययन शिक्षण की शिक्षण विद्या कह लीजिए, उनमें हमने अभी तक जो 2-3 विधियां पढ़ी है, उसके बाद में आज हमारी तीसरी विधि आती है वाद विवाद विधि। इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में डिस्कशन मेथड भी कह सकते हैं। सबसे पहले अगर इसके सामान्य से अर्थ की बात हम जाने तो वाद विवाद का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में तर्क वितर्क करना या किसी समस्या के बारे में चर्चा करना या किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करना, विस्तार से बात करना, ये वाद विवाद हो सकता है। वाद विवाद जो विधि होती है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करती है बच्चों के लिए, एक अच्छी जानकारी कलेक्ट करने के लिए, है ना। वाद विवाद से जो है बच्चों में जो एक बोलने की जो स्किल्स होती है, बोलने की स्किल्स, क्योंकि वाद विवाद जब होता है तो बच्चे या छात्र छात्रा या कोई भी व्यक्ति जो है अपने विभिन्न प्रकार के तर्क जो है प्रस्तुत करता है, अपने विभिन्न प्रकार के साक्ष्य जो है वह प्रस्तुत करता है, तो उसकी जो भाषा और भाषा का गुंथन, भाषा को बोलने की जो आवाज है, भाषा को अपनी बात को कहने का जो नजरिया होता है, एक कुशलता होती है, एक तरीका होता है, इन सब चीजों का उसमें परिमार्जन होता है ना। एक पढ़ने पढ़ाने का माहौल भी उसमें बन जाता है। जब हम किसी टॉपिक पर या किसी समस्या पर खुलकर बातचीत करते हैं, या कोई समस्या जो है या कोई टॉपिक जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब उस टॉपिक पर चर्चा की जाती है और अपने अपने उसमें साक्ष्य दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उस चीज को हम वाद विवाद विधि के अंतर्गत ले सकते हैं या उसको हम वाद विवाद विधि कह सकते हैं। अब वाद विवाद विधि के बारे में अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा में इसमें जो 1-2 विद्वान हुए हैं, विद्वान ने क्या इसके बारे में बताया है, जैसे सैडलर एवं मिलर। सैडलर एवं मिलर महोदय, इन्होंने इसके बारे में क्या बताया है कि ये वाद विवाद विधि क्या होती है। वाद विवाद 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करके किए जाने वाला ऐसा विचारशील चिंतन है जिसे किसी समस्या के समाधान या उसकी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये सैडलर और मिलर के बयान है, उनके कोटेशन है। अब आती है दूसरी, जेम्स एम ब्लीक के अनुसार। जेम्स एम लीव, जेम्स एम लीव ये क्या कहते हैं कि वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक एवं छात्र सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। वास्तव में इनकी जो परिभाषा सटीक परिभाषा है, बहुत सरल परिभाषा है और वो एक अच्छा संकेत दे रही है कि एक वाद विवाद जो है ऐसा एक शैक्षिक सामूहिक जो है प्रक्रिया है जिसमें छात्र या अध्यापक दोनों के बीच में या छात्र छात्राओं के बीच में जो है एक सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या पर या किसी टॉपिक पर विचार किया जा रहा है ना। तो ये बहुत ही अच्छी उन्होंने परिभाषा दी है। तो इसमें हम कह सकते हैं दोनों परिभाषाएं निकल करके आई है, तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वाद विवाद जो है अनावश्यक एवं निरर्थक तथ्यों को संग्रह करना नहीं होता है। यानी कि जिस वाद विवाद में बिना मतलब की बातें इकट्ठी
विमर्श है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वाद विवाद जो है शिक्षण की वह विधि है जिसमें अध्यापक और छात्र परस्पर मिलकर के पाठ्यक्रम से संबंधित किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक सामूहिक वातावरण में अपने विवेकपूर्ण विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा समस्या समाधान के लिए आम सहमति द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश वो करते हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि वाद विवाद विधि क्या होती है, उसकी परिभाषाएं क्या होती है। अब वाद विवाद विधि के अगर गुण और दोषों की तरफ हम चर्चा करें तो ये चीजें निकल करके आती है। नंबर 1 गुण और नंबर 2 इसमें दोष। पहला गुण इन्होंने इसमें बताया है वाद विवाद विधि का, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। पहला गुण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक जो विधि है यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि इसमें जो है अगर इस विधि को हम देखें तो ये छात्र केंद्रित विधि कहलाती है, यह बाल केंद्रित विधि कहलाती है, यह जो है प्रजातांत्रिक विधि कहलाती है। इसमें पाठ्यक्रम पर ज्यादा फोकस न दे करके या शिक्षक केंद्रित विधि नहीं कहलाती है, पाठ्य केंद्रित विधि होती है और दूसरी होती है शिक्षक केंद्रित विधि, तो वो मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। तो वो विधि नहीं है, ये इसमें सिर्फ छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा गया है, छात्रों की रुचि का ध्यान रखा गया है, छात्रों की योग्यताओं का ध्यान रखा गया है ना। तो इन सब चीजों को लेकर के इस विधि को है ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि कही जा सकती है। इस विधि में छात्रों की जो है मानसिक शक्ति या उनकी बौद्धिक शक्ति जो है ना, उनका भी विकास इसमें होता है, क्या उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर के विधि जो है बनाई गई है, इस विधि का चयन किया गया है। यानी कि इस विधि को जब हम अपनाते हैं तो छात्रों की रुचि, छात्रों की बौद्धिक क्षमता, छात्रों की मानसिक क्षमता है ना, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही इसमें बनाया जाता है। और इस विधि में जो है छात्र ज्यादा से ज्यादा इसमें सक्रिय रहते हैं। इसमें टीचर जो है मार्गदर्शन का काम करते हैं और छात्र जो है इसमें एक सक्रिय रहते हैं। और जिस प्रकरण में छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है लेकिन छात्र इसमें अवश्य रूप से सक्रिय रहते हैं। तो जिस विधि में छात्र सक्रिय रहेंगे तो उस विधि में जो है छात्र ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, उनको ज्ञानात्मक उद्देश्य भी प्राप्त होगा, उनसे व्यवहारिक उद्देश्य भी प्राप्त होगा, उनसे भावात्मक उद्देश्य भी प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा इसमें अगर हम देखें उत्तम गुणों का विकास, यानी कि छात्रों में उत्तम गुणों का विकास करती है। छात्रों में उत्तम गुणों का विकास, छात्रों में उत्तम गुणों को ये विकसित करती है ना। जैसे उन्होंने बताया कि इस विधि के प्रयोग से जो है छात्र अपने विचारों को स्पष्ट रूप से एवं संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना भी सीख लेते हैं। देखिए ये विधि कहलाती है, इसमें बोलना चलना बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें आप अपनी अपनी बात गैर संक्षिप्त रूप में भी कह सकते हैं, इसमें आप अपनी बात को विस्तार पूर्वक से भी कह सकते हैं। उसके लिए विभिन्न आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, उदाहरण देने पड़ेंगे, अपनी भाषा को एक सरल रूप से भी कह सकते हैं, अपने विचारों को अपने एक सरल रूप से सरल भाषा में भी कह सकते हैं। तो ये गुण इसमें डेवलप होते हैं। दूसरा, इस विधि के प्रयोग से छात्रों में मिलजुल करके सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने की भावना का विकास भी होता है। इसमें एक ऐसा माहौल बनता है, जब हम पढ़ते हैं तो छात्र जो है मिलजुल कर जैसे किसी समस्या का हम समाधान निकालते हैं। तो कोई जो टॉपिक दिया गया है, बात के लिए प्रकरण दिया गया है, उस प्रकरण पर जो है हम मिलजुल करके सहयोगी भावना से उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और उसका जो है सही सटीक जो है उसका एक आंसर जो है स्पष्टीकरण देने की हम
स्वाध्याय तो करेंगे ही बच्चे, है ना, स्वतंत्र रूप से करेंगे इसमें, क्योंकि आपको फ्री माइंड होकर के आपको कार्य करना है। एक समस्या दे दी गई है, आपको एक टॉपिक दे दिया गया है और वो पहले से निर्धारित हो जाता है इस तरह का काम। तो उसके लिए आप विभिन्न माध्यमों से जो है डाटा कलेक्ट करेंगे, अपने साक्ष्य को कलेक्ट करेंगे, अपने उदाहरणों को सिलेक्ट करेंगे। तो आप पुस्तकालय में जाकर के विभिन्न प्रकार की किताबों को पढ़ेंगे जिसमें आपका प्रकरण जो है उसकी जानकारी उसमें से आपको मिल सके। तो आपके लिए एक स्वाध्याय जो है उसकी भावना का विकास भी होता है। नेक्स्ट इसमें बता रहे हैं कि इस विधि के प्रयोग से छात्र जो है दूसरे के विचार को ध्यान से सुनते हैं और उनमें तथा उनसे असहमत होने पर अपने विचारों को सहिष्णुता के साथ में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि आप जो है इस विधि में एक छात्र जो बोल रहा है तो बाकी के जो छात्र है उसको ध्यानपूर्वक के सुन रहे हैं। तो उनकी सुनने की जो क्षमता है, सुनने का जो कौशल है, एक तो वो भी जागृत हो रहा है आपका, है ना, वो भी कुशलता प्राप्त हो रही है। दूसरे, अगर आपको कोई उसमें ऐसी बात लग रही है कि जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं आप उससे असहमत है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत बता रही है, तो उसका आप एक सहिष्णु, है ना, एक सहिष्णुता के साथ में उसको आप समझा सकते हैं कि आपका ये साक्ष्य गलत है या आपका ये उदाहरण गलत है। तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें एक सहयोगी प्रक्रिया होगी, उसमें एक सहयोग की भावना जो है आपके वहां पर काम कर रही है। तो इससे छात्रों में क्या विनम्रता आती है, उदारता आती है ना, धैर्य आता है, प्रेम की भावना आती है, सहयोग की भावना आती है। तो इस तरह के गुण जो बच्चों में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया है कि इस विधि के प्रयोग से छात्र जो है विभिन्न स्रोतों से जो है सूचनाओं एवं ज्ञान को एकत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। जब आपको कोई टॉपिक पर बोलना होता है, जब आपको डाटा कलेक्ट करना होता है, तो आप विभिन्न माध्यम से, जैसे आपका इंटरनेट के माध्यम से, विभिन्न मैगजीन्स के, किताबों के माध्यम से, इधर उधर से आप सूचनाएं कलेक्ट करते हैं। तो आपकी प्रवृत्ति खोज प्रवृत्ति हो जाती है उस टाइम जो है। तो उस खोज प्रवृत्ति के माध्यम से आप जो है वो नया नया ज्ञान जो है कलेक्ट करके फिर आप उसको पहुंचाते हो, दूसरों तक पहुंचाते हो। तो इस विधि में जो है बहुत सारा ज्ञान उसमें प्राप्त होता है, बच्चों को भी प्राप्त होता है, जो सामने वाले बच्चे उनको भी प्राप्त होता है ना। तीसरा इसमें आता है कि भावी जीवन में ये सहायक होता है। भावी जीवन में सहायक है। देखिए, आप जब कुछ वहां पर बोलते हैं अपने प्रकरण पर, अपने टॉपिक पर, तो आप जो है विभिन्न एविडेंस को लेकर के, उदाहरण को लेकर के, अकाट्य तर्कों को लेकर के, विभिन्न दृष्टांतों को लेकर के आप तैयार होकर के फिर वहां आप आते हैं मंच पर है, और फिर आप अपनी बात को रखते हैं। किसके समक्ष रखते हैं? अनदर जो छात्र होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो जज होते हैं, उनके सामने आप अपनी प्रकरण से संबंधित जो आप विचार है उसको आप प्रकट करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति वहां पर करते हैं, स्वतंत्र रूप से आप वहां पर बोलते हैं। तो आप क्या काम करते हैं? आपने अपनी भाषा को सरल बनाया है, वहां पर ऐसी भाषा बना रहे हैं जो सुगम हो, सुखदायी हो, सब तक पहुंच रही हो। आपने क्या करा? आपने अपनी आवाज को ऐसा बनाया है जो सब तक पहुंचे, मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे, है ना, इस तरह की बातें। आपने विभिन्न प्रकार के खोज करके माध्यमों से वो ज्ञान कलेक्ट किया है, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया है, आपको एक विशेष प्रकार का ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, हर फील्ड से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो आप जो है वो भावी जीवन के लिए वहां पर तैयार हो रहे हैं। अगर आप आगे चल करके उसी तरह का कोई व्यवसाय बना सकते हैं तो उसमें वो आपको सहयोग करेगा, है ना, या आप नेता बन सकते हैं, मंत्री बनेंगे आप जो है, या और भी किसी फील्ड में आप चाहेंगे, तो उस फील्ड में अगर वो समस्या से संबंधित वो ज्ञान आपने प्राप्त पहले से कर दिया है तो वो आपको वहां पर सहयोग करेगा, आपको वहां पर वो हेल्पफुल होगा। तो ये आपको भावी जीवन के लिए भी तैयार करता है, आपका आत्मविश्वास जगा रहा है, आपको विभिन्न प्रकार के जो समस्याओं से निकलना सिखा रहा है। तो सारी चीजें इसमें आ जाती है आपके लिए। नेक्स्ट इसमें आता है मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक
शक्तियों का मानसिक शक्तियों का विकास। छात्र की जो है विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास होता है इस विधि के द्वारा। यह विधि क्या है, तर्क और चिंतन पर आधारित होती है। इसमें जब तर्क देते हैं तो बच्चों का मानसिक स्तर जो है वो मजबूत होता है, चिंतन स्तर है, मनन स्तर जो है वो मजबूत होता है। इसके अंतर्गत सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेकित विचार का आदान प्रदान होता है। इस विधि के प्रयोग से छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन है ना और समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास भी होता है। देखिए, एक बच्चा जब अपना प्रकरण जो है या अपना टॉपिक पर बोल करके चला जाता है तो दूसरा बच्चा जब आता है तो उसकी वो आलोचना करता है, समालोचना करता है, तो उसको आलोचना करना भी आ गया या उसकी वो समीक्षा कर रहा है ना, तो वो चीज भी उसके अंतर्गत आ गई है बच्चे के। तो ये आलोचनात्मक चिंतन और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से जो क्या हो रहा है, बच्चे का मानसिक विकास जो है बढ़ रहा है। दूसरा, यह विधि छात्रों में तर्क शक्ति के संतुलित उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस विधि के प्रयोग से छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति आदि का विकास भी होता है। यानी कि कल्पना शक्ति जो होती है, आप इमेजिनरी पावर होती है, आपकी विभिन्न प्रकार की कल्पना करना। थोड़ा सा अलंकारिक भाषाओं में जब बच्चा जो है बोलता है वहां पर, तो वो कल्पना शक्ति कहलाती होती है ना। विचार शक्ति बढ़ती है उसकी, क्योंकि जैसा आदमी कार्य करता है उसी तरह के आपके विचार हो जाते हैं, या जिस तरह के विचार होते हैं उसी तरह का आदमी व्यक्ति कार्य करता है ना। तो विचार शक्ति बढ़ती है उसकी, क्योंकि उसके लिए वो खोज करेगा ज्ञान की, अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इसका आता है कि इस विधि के प्रयोग से छात्रों में सामूहिक रूप से निर्णय लेने की आदत का भी विकास होता है। नेक्स्ट इसमें आता है अधिगम्य सहायक। अधिगम में सहायक। अधिगम का मतलब होता है सीखने। यह विधि जो है सीखने सिखाने में सहायक होती है। इस विधि के द्वारा अध्ययन एवं अध्यापन न केवल सुगम और रोचक बनता है बल्कि उपयोगी और व्यवहारिक भी बनता है। इस विधि के में छात्रों की जो रुचियों के अनुकूल ही विषयों का चयन किया जाता है, क्योंकि जो प्रकरण और जो आपका टॉपिक या समस्या दी जाती है वो छात्रों की रुचियों की योग्यता के अनुसार ही दी जाती है तथा वे स्वतंत्र रूप से अपने अपने तरीके से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, इसमें बच्चा जो सीख रहा है, तो ये सीखने से सिखाने की स्वाभाविक विधि भी मानी जाती है। शिक्षक के निर्देशन में बच्चे वहां पर सीख रहे हैं। इस प्रकार से यह विधि विषय वस्तु के अधिगम, ज्ञान और अनुभव को प्राप्त करने की दृष्टि से काफी मूल्यवान है, काफी अच्छी विधि कहलाती है। तो ये हमने कुछ इसके गुण पढ़े हैं। अब हम इसके दोषों के बारे में अध्ययन करते हैं कि इस विधि में कुछ दोष भी होंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी संगठन सीमा होती है ना, तो उसके दोष भी होते हैं, उसके गुण भी होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है तो उसमें कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां भी होती है ना। तो इसी प्रकार से जो ये विधि है, इसमें जो हमने गुण पढ़े हैं, गुणों के आधार पर हम कुछ उसमें दोषों भी देखेंगे, कुछ तो दोष भी पाए जाते हैं। तो दोष कौन कौन से होते हैं इसमें, अब उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहला दोष इसमें आता है कुशल अध्यापकों की कमी। कुशल अध्यापकों की या जरूरत होती है इसमें, यानी कि इस विधि को अप्लाई करने के लिए कुशल अध्यापकों की जरूरत होती है। और ये इसका दोष है, क्योंकि भारत जैसे देश में जो है यहाँ पर एक इस तरह के अध्यापकों की कमी है यहाँ पर, जो इस वाद विवाद विधि को एक अच्छी प्रकार से कक्षा पर अप्लाई कर सके, छात्र छात्राओं में अप्लाई कर सके, है ना। तो इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो वो कह रहे हैं कि विशेष प्रशिक्षण के अभाव में जो है यहाँ पर इस तरह के कुशल जो अध्यापक है उनकी कमी है।
अलग विधि होती है, इसका विशेष प्रशिक्षण लिया जाता है। तो हर टीचर जो है इसका विशेष प्रशिक्षण नहीं ले सकता है, तो इसलिए इसकी लिमिटेशन बात दी गई है। दूसरा ये है उच्च कक्षाओं तक सीमित, उच्च कक्षाओं तक सीमित। यह विधि जो है अगर इसको हम माने तो केवल उच्च कक्षाओं पर ही अप्लाई की जा सकती है। जो वाद विवाद विधि है ये ना तो प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयोगी है और ना ही माध्यमिक शिक्षा के लिए उपयोगी है। इसका अगर उपयोग हम कर सकते हैं, इसका वांछित अगर हम फल ले सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उच्च शिक्षण कक्षाओं में ही ले सकते हैं, है ना। तो ये भी इसकी लिमिटेशन होगी कि दोनों कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि वहां पर जो बच्चे हैं उनका जो बौद्धिक स्तर है वो कम होता है, उनका मानसिक स्तर, उनका IQ लेवल जो है बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के तर्कों को प्रस्तुत किया जाता है, विभिन्न प्रकार की अपनी साक्ष्यों को या जो है अपने उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है, और एक ऐसी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जो सबके लिए सरल, सुलभ हो या सुगम हो, है ना। तो उन बच्चों को इतनी जानकारी वो नहीं होती है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन बांध दी गई है। दूसरा इसमें बताया गया है कि कुछ इसमें छात्रों का प्रभाव होता है, इनके कुछ छात्रों का प्रभाव ज्यादा। इस विधि में कुछ छात्रों का ज्यादा प्रभाव होता है और कुछ छात्रों का जो है इसमें कम प्रभाव पड़ता है। देखिए जो बच्चे जो है शर्मीले किस्म के होते हैं, है ना, तो वो इस विधि में कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे अपनी बात को अच्छी तरह से वो कह नहीं पाते हैं, दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। आत्मविश्वास तो होता है लेकिन वो थोड़े से शर्मीले किस्म के होते हैं। उनके पास वो एक जो युक्ति कह सकते हैं या टेक्निक कह सकते हैं कि अपनी बात को दूसरों तक उसको अच्छी तरह पहुंचाना, उस भाषा का यूज करना, उस भाषा में विभिन्न प्रकार के उदाहरण को प्रस्तुत करना है, या उसमें हम कह सकते हैं कि ज्यादा जो बोलने वाले व्यक्ति होते हैं वो कम बोलने वाले व्यक्तियों पर प्रभावी हो जाते हैं, ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो इसमें जो है जो ज्यादा बोलने वाले बच्चे होते हैं, जो एक किस्म से जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा ही उच्च स्तर का होता है, या वो अपने आप को समझते हैं मैं बहुत प्रयास में ज्यादा अपनी बात को प्रभावी रूप से कह सकता हूँ, तो उस तरह के बच्चे जो यहाँ पर ज्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि अपनी वो ऊंची आवाज में जो है अपने तर्क के माध्यम से जो है उस शर्मीले बच्चे पर थोड़ा सा प्रभाव वो ज्यादा छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी एक लिमिट इसकी बना दी गई है। दूसरा इसमें बताया गया है कि समय और शक्ति का अपव्यय होता है, इसमें समय व शक्ति का अपव्यय। इस विधि में इसका एक दोष बताया गया है कि यह प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, इसमें कोई ज्यादा लिमिट रखी गई है कि आपको इतना बोलना है इतना नहीं बोलना है, और तो छात्र जो है स्वतंत्र रूप से अपनी बात को यहाँ रखते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पर वो करते हैं। तो इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, इसमें शक्ति भी बहुत ज्यादा लगती है ना। जब समय लग रहा है तो एक बच्चे को ज्यादा जानकारी है तो बहुत ज्यादा समय ले रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी बात को जो कहते जो है उसमें जो नहीं बातें बोलनी चाहिए या अपने विषय से हट करके कुछ बातों को वहां पर प्रस्तुत करता है, वो उस बात को बताने से, उस ज्ञान की जानकारी देने से वहां पर कोई लाभ नहीं होता है, उससे आपकी ऊर्जा भी खर्च हो रही है, उससे आपका समय भी खर्च हो रहा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यह विधि है, ये अपव्यय विधि है, फिजूल खर्च इसमें चलता है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें देश की वर्तमान परिस्थितियों में उपयोगी नहीं है। पांचवी बात ध्यान से रखें, देश की परिस्थितियों के अनुसार अनुपयोगी नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि हमारे देश की वैज्ञानिक परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि उनके लिए जैविक ज्यादा उपयोगी हो सके। तो ये परिस्थितियां इस प्रकार से हो सकती हैं
जैसे विस्तृत पाठ्यक्रम का न होना, यानी कि यहाँ के विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम विस्तृत ज्यादा नहीं है। कक्षा में छात्रों की विशाल संख्या का होना, क्योंकि यहाँ पर जो है एक एक कक्षा में 50-50-100 बच्चे वहाँ पर अध्ययन करते हैं एक क्लास में, तो यहाँ पर छात्रों का ज्यादा संख्या में होना, तो वहाँ पर भी वाद विवाद विधि जो है उपयोगी नहीं होती है। तीसरा, कक्षा का वातावरण यहाँ सहयोगपूर्ण नहीं है। कक्षा का जो वातावरण है वो सहयोगपूर्ण नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करने में वो पीछे हटते हैं। दूसरा, उसमें इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का भी अभाव है, यानी कि अगर हम कोई प्रकरण देंगे, कोई टॉपिक देंगे, तो उस पर हमें जानकारी, उसमें ज्यादा डाटा जो है कलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तक उसमें ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट इसमें बताया कि इस विधि के प्रयोग में शिक्षकों का पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित न होना, यानी कि टीचर्स भी इस तरह के हमारे यहाँ पर ट्रेंड नहीं है कि इस वाद विवाद विधि के माध्यम से बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके या उसका ज्ञान वो दे सके। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन बताई गई है। तो इस विधि के कुछ गुणों पर भी हमने चर्चा की, कुछ दोषों पर भी चर्चा की। अब थोड़ा से इसका प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या सुझाव उसके लिए दिए हैं। नंबर 1, इस विधि का प्रयोग करने से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। शिक्षक को यह भी देख लेना चाहिए कि छात्रों ने प्रकरण से संबंधित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अध्ययन कर लिया है या नहीं कर लिया है, इस तरह की जानकारी पहले हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें बताया है कि यह विधि तभी सफल होती है जब इसमें सभी छात्र भाग लें, यानी कि जितने क्लास के अंदर बच्चे होते हैं 20-30 जितने भी होते हैं, अगर सारे बच्चे इसमें भाग लेते हैं तो तभी ये ज्यादा हमारी कारगर होती है। सभी बच्चों को विज्ञान देना, सभी बच्चों का आत्मविश्वास जगाना है, सभी बच्चों का जो है एजुकेशन इसमें खत्म करना है। नेक्स्ट इसमें बताया कि वाद विवाद करते समय लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन यहाँ पर करना जरूरी होता है। इसमें तर्क तो देते हैं, लेकिन तर्क नहीं होना चाहिए, वितर्क नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि फिजूल की बातें जो है वो अगर हो जाती है तो उससे जो उसका एक माहौल तैयार होना चाहिए वो माहौल तैयार नहीं होता है, जो उद्देश्य प्राप्त करने चाहिए वो उद्देश्य प्राप्त नहीं होते हैं। वाद विवाद का मूल्यांकन बिना किसी भेदभाव के ही करना चाहिए, यानी कि बाद में जब उसका इवैल्यूएशन होता है कि किस बच्चे को फर्स्ट लाना है, सेकंड लाना, थर्ड लाना है, तो वो पक्षपात नहीं होना चाहिए, भेदभाव वहां पर नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे ने अच्छा बोला है उसी को वहां पर फर्स्ट लाना चाहिए। वाद विवाद के लिए चयनित समस्या ऐसी हो जो छात्रों की अवस्था के अनुकूल हो, यानी कि प्रकरण जो है, टॉपिक जो है, समस्या जो है छात्रों की रुचि और योग्यता, उनकी अवस्था, आयु के अनुसार वहां पर होनी चाहिए। तो इस समस्या का महत्व हो सकता है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। इस विधि के प्रयोग के समय समस्या और विषय वस्तु को सीमाओं में बांध देना चाहिए कि बस इतनी ही इसकी लिमिटेशन है, आपको गुण या दोष ही बताने हैं, इसकी उपयोगिता नहीं बतानी है, इसकी हानियां नहीं बतानी है, इसका अर्थ और परिभाषा नहीं बतानी है। अगर ये सारी चीजें बताएंगे तो काफी समय इसमें लग सकता है। तो इस प्रकार से कुछ सावधानियां इसकी हमें बरतनी होती है, तब जाकर के ये विधि जो है कारगर साबित होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए काफी